Good morning, everyone. So, in today's lecture of techniques, we'll discuss about microscopy और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देखो, मेन यहाँ पर भी आपको क्या प्रिंसिपल पता होना चाहिए, क्योंकि जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स हम यूज करते हैं कि उनकी जैसे रिजोल्यूशन क्या होती है। ठीक है। और सबका आपको बेसिकली एक तरह से थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल पता हो। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। जैसे एक वर्ड हम यूज करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, एक वर्ड जैसे हम यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि किस चीज को आप सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन की तरह यूज कर रहे हो। अगर आप लाइट को यूज कर रहे हो तो उसे लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज करते हो तो उसे हम आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है। सो अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप्स की बात करें, ठीक है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट करंटली एम्प्लॉय करते हैं, ये जनरली जो भी बायोलॉजिस्ट हैं, एक होता है ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरेसेंस एंड कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। ये सारे के सारे कैसे माइक्रोस्कोप हैं आपके? लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो एक होता है आपका ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कॉन्ट्रास्ट, फ्लोरेसेंस एंड कॉनफोकल माइक्रोस्कोप। ठीक है। देखो, नॉर्मली जो आपने माइक्रोस्कोप देखा है वो, उसमें तो एक तो क्या होता है ना, नेचुरली सनलाइट होती है कि वो सनलाइट आ रही है, आप उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप देखते हो। ठीक है। अदरवाइज हमारे पास ऐसे ऐसे माइक्रोस्कोप हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपका, जैसे उसके अंदर एक तरह से एक, फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब लगा होता है। ठीक है। या उसके अंदर एक लाइट का सोर्स ऑलरेडी होता है और वहां से लाइट आती है। ठीक है। जैसे आप मान लो आपने स्विच ऑन करा तो वो बल्ब ऑन हो गया और स्पेसिमेन के ऊपर जो लाइट है फिर वो फॉल करती है। ठीक है। तो ये अलग अलग माइक्रोस्कोप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अब सबसे पहले यहाँ पर हमने कौन सा माइक्रोस्कोप एक्सप्लेन करा? आपका ब्राइट फील्ड। ठीक है। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में बेसिकली क्या होता है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मेंशन है कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले इसकी खास बात क्या बताई गई है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो होता है आपका डार्क, और बैकग्राउंड कैसा होता है आपका? ब्राइट। ठीक है। आपका जो बैकग्राउंड है वो कैसा दिखेगा आपको? ब्राइट। ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? डार्क। ठीक है। सो इसको मेनली हम यूज करते हैं इफ यू वांट टू एग्जामिन स्टेन्ड एंड अनस्टेन्ड स्पेसिमेन। ठीक है। चाहे आपने स्टेन्ड स्पेसिमेन देखने हैं, चाहे आपने अनस्टेन्ड देखने हैं, उन दोनों के लिए हम किसको यूज करते हैं? आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप को। ठीक है। चाहे आपने स्टेन्ड को देखना है या अनस्टेन्ड को देखना है। ठीक है। तो इसमें जो इमेज है वो कैसे आती है? डार्क अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड। ठीक है। सो इट इज कॉल्ड ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, क्योंकि इसके अंदर जो इमेज है वो आपकी डार्क आती है अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड, अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड। ठीक है। तो इसमें इमेज कैसी आ रही है हमारी? डार्क, और बैकग्राउंड कैसा आता है हमारा? ब्राइटर। ठीक है। ये अभी हम देखेंगे इसके बारे में। ठीक है। जैसे ये देखो, ये आपका एक ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है ना, एक तो आप नॉर्मल आपने देखा हुआ है जिसके अंदर आप मतलब खुद से ही लेंस को बेसिकली आप उसको ऊपर नीचे करते हो कि लाइट उस पर ठीक से फॉल करे। इसमें क्या होता है कि इसमें बेसिकली यहाँ पर एक लाइट सोर्स होगा, लिखा ना बेस विद लाइट सोर्स। ठीक है। एक लाइट की इंटेंसिटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हो, नोब लगी होती है कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी आप देना चाहते हो। ठीक है। बाकी नॉर्मली आपको पता है कोई भी एक, जो भी आप एक माइक्रोस्कोप देखते हो, एक उसमें आई पीस होता है और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना। जब भी हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो हम आई पीस और ऑब्जेक्टिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। करा ये वाला माइक्रोस्कोप यूज? एक तो सिंपल होता है जो मतलब आपको स्कूल लेवल पे देखा होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे प्लग होता है, प्लग को आपने लगाना है। ठीक है। और जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो लाइट यहाँ से आती है। ठीक है। और जैसे अब यहाँ पे होता है ना, ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं। वो होता है ना, कोई 10x होता है, 20x होता है। तो वो आपको पता है कि हम इस जो नोज पीस लिखा हुआ है इसको हम रोटेट करके जो भी हमें चाहिए, और ऊपर क्या होता है हमारा? आई पीस। ठीक है। तो बाकी जो अलग अलग टाइप की एडजस्टमेंट होती हैं, ठीक है, वो ऑब्वियसली अलग अलग कंपनीज के माइक्रोस्कोप आते हैं। जितना भी आपने जो भी कंट्रोल करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप बाकी एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक किस टाइप का माइक्रोस्कोप है? इट इज ए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो इसमें जो आपको स्पेसिमेन है वो कैसा दिखता है? डार्क। और जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा? ब्राइट।
ठीक है ना। अभी जैसे मैं आपको एक और भी दिखाऊंगा आगे, तो क्योंकि दूसरी वाली माइक्रोस्कोपी कौन सी डार्क फील्ड है, उसमें उल्टा होता है, उसमें बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क। जनरली क्या है ना, जो ये दो माइक्रोस्कोपी के नाम है, ये मतलब आप नाम से इनका बैकग्राउंड याद रखना। ब्राइट फील्ड के अंदर बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्राइट। ठीक है, स्पेसिमेन कैसा दिखता है आपको, डार्क। यही पढ़ा ना अभी हमने। देखो मेन मैं आपको बार बार बताता हूँ, जो भी टेक्निक्स है ना उसमें आपको, अब ये नहीं है कि मैं माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर या उसके पार्ट्स हम एक्सप्लेन करने बैठ जाएं, इसका ये रोल है वो रोल है। मेन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस माइक्रोस्कोपी को कर रहे हो तो ऑब्वियसली अलग अलग माइक्रोस्कोपी हैं, किसी का कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुछ एक स्पेशल पॉइंट होगा उसके बारे में। ठीक है, ब्राइट फील्ड में क्या स्पेशल पॉइंट है कि बैकग्राउंड कैसा होता है, ब्राइट। ठीक है, लेकिन मेरा जो मुझे स्पेसिमेन है, मतलब जिस चीज को मैं देखना चाह रहा हूं वो मुझे कैसा दिखेगा, डार्क। डार्क फील्ड के अंदर बैकग्राउंड कैसा आएगा, डार्क। लेकिन जिस स्पेसिमेन को मैं देख रहा हूं वो मुझे कैसा दिखेगा, लाइट। ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। या ब्राइट आप लिख सकते हो, स्पेसिमेन आपको कैसे दिखेगा, ब्राइट। आगे मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगा, तो यहां पर स्पेसिमेन आपको कैसे दिखेगा, ब्राइट। क्लियर है ये। ठीक है। ठीक है, अब मतलब इनको एक्सप्लेन करने से पहले ना हम एक 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 रिजोल्यूशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो रिजोल्यूशन पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, विच मस्ट प्रोड्यूस ए क्लियर इमेज, नॉट जस्ट ए मैग्निफाइड वन। ठीक है, एक होता है ना, एक चीज को आप बड़ा तो करके देख रहे हो बट वो क्लियर भी तो दिखनी चाहिए ना। ये थोड़ा है कि आप चीज को बड़ा तो कर दो बट वो क्या है कि ना वो ब्लर दिखने लग जाए। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन वर्ड का मतलब ये होता है कि एबिलिटी ऑफ लेंस टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर। ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब बेसिकली अब अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप आते हैं। ठीक है, अब वो अभी हम डिस्कस करेंगे, हर एक माइक्रोस्कोप की अलग अलग रिजोल्यूशन लिमिट होती है। ठीक है, जैसे दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो नैनोमीटर में है। क्या है, नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर बहुत कम डिस्टेंस होता है। तो लाइट माइक्रोस्कोप्स तो इतने कम डिस्टेंस वाले, जो इतना कम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स या दो एंटिटीज के बीच में, उसको अलग अलग करके नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखा सकता है। कौन दिखा सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आपके पास मान लो दो माइक्रोस्कोप हैं, एक है माइक्रोस्कोप वन, एक है माइक्रोस्कोप टू। ठीक है, एक की रिजोल्यूशन लिमिट है फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोमीटर, और एक की जो रिजोल्यूशन लिमिट है या रिजोल्यूशन जो एबिलिटी है वो है 1 नैनोमीटर। तो कौन सा माइक्रोस्कोप बेटर है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी रिजोल्यूशन बेटर है, 1 माइक्रोमीटर वाले की या 1 नैनोमीटर वाले की। हाँ, क्योंकि नैनो क्या है, कम होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई माइक्रोस्कोप मतलब कम से कम जैसे नैनोमीटर वाले डिस्टेंस को अलग करके दिखा रहा है और एक माइक्रोस्कोप माइक्रोमीटर को करके दिखा रहा है, तो किसकी रिजोल्यूशन बेटर है, M2 की, क्योंकि वो नैनोमीटर वाले डिस्टेंस को भी अलग करके दिखा रहा है। तो जैसे अभी हम एक आगे फॉर्मूला भी लिखेंगे, तो उसमें हम लिखते हैं डिस्टेंस, तो जितना स्मॉल डिस्टेंस को माइक्रोस्कोप अलग अलग करके दिखा सकता है उतना ही माइक्रोस्कोप क्या आपका बेटर है। ठीक है ना, ऐसे होता है ना, जैसे अब लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें उसकी रिजोल्यूशन लिमिट मतलब क्या है कि ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब कि वो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 माइक्रोमीटर जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर से क्या है, ज्यादा है। 1 माइक्रोमीटर ही बड़ा होता है ना, माइक्रो कितना होता है, -6, नैनो कितना होता है, -9। तो वो छोटे डिस्टेंस को, जितने छोटे डिस्टेंस को माइक्रोस्कोप अलग अलग करके दिखा रहा है। देखो ना, एक बात होती है कि दिखना, दिखना और अलग अलग दिखना। जैसे मान लो दो ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हो, तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपको लग रहा है कि वो तो एक साथ ही हैं, वो डिफरेंट एंटिटी नहीं दिख रही हैं। ठीक है, लेकिन जब आप उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहे हो तो वो आपको दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ठीक है, तो चीज को मैग्नीफाई करना और क्लियर इमेज बनाना। ठीक है, किसी भी चीज को जैसे आपने बड़ा तो कर लिया बट क्या हो रहा है, उसकी उसकी इमेज अगर ब्लर्ड होगी या मतलब वो अच्छे से आपको दिख ही नहीं रहा है, तो फिर फिर कोई फायदा नहीं है ना, आप देख तो रहे हो बट आपको क्लियर कुछ दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो
क्लियर मैग्नीफाइड के साथ साथ हमें क्लियर इमेज भी चाहिए, मैग्नीफाइड के साथ हमें क्लियर इमेज भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जिस पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं हम एबे या एबेज इक्वेशन। ठीक है, और ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, कई जगह पर ये 0.5 लैम्डा लिखा होता है, कई जगह पर ये 0.61 लैम्डा लिखा होता है। ठीक है, तो डी क्या है यहाँ पर, 0.5 लैम्डा बाय एन साइन थीटा। ठीक है, जैसे इस फॉर्मूले को यहां पर मैं लिखूं, दैट इज 0.5 लैम्डा बाय एन साइन थीटा। ठीक है, 0.5 लैम्डा बाय एन साइन थीटा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हमने लिखा है, दिस इज द मिनिमल डिस्टेंस। जो मैं अभी आपको बता रहा था ना कि मिनिमल डिस्टेंस बेसिकली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स जो कि सेपरेट एंटिटी हमें दिखे। ठीक है ना, अब इसके लिए अभी जैसे मैंने आपको बताया डी है, तो डी हमारा क्या होना चाहिए, अगर मतलब अगर आप कह रहे हो कि कोई माइक्रोस्कोप बेटर है, ठीक है, तो उसके लिए डी क्या होना चाहिए, जितना डी कम होगा। ठीक है ना, जैसे एक आप कह रहे थे माइक्रोमीटर, एक कह रहे थे नैनोमीटर, तो मेरे हिसाब से तो वो माइक्रोस्कोप बेटर है ना जो नैनोमीटर को भी अलग अलग करके दिखा रहा है। ठीक है, तो डी कम होने के लिए लैम्डा क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, तो जनरली क्या होता है ना, जो जब आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो, क्योंकि अब आपने दो टाइप के माइक्रोस्कोप मैंने आपको जनरली बताया, या तो आप लाइट यूज करो या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करो। लाइट माइक्रोस्कोप में आप लाइट यूज करते हो एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप इलेक्ट्रॉन यूज करते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, इसलिए उनका डी भी कम है। लेकिन जो आप नॉर्मल लाइट यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे विजिबल लाइट यूज कर रहे हो, तो उसका लैम्डा ज्यादा है, इसलिए डी भी उसका ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमारा लैम्डा क्या होना चाहिए, कम से कम। एन यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एन साइन थीटा को हम क्या बोल देते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर मेरी ज्यादा होगी तो डी क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है ना, तो डी कम आएगा ना, क्योंकि डी कम आने के लिए लैम्डा कम होना चाहिए, और मेरी ये जो एन साइन थीटा वैल्यू है ये ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एन यहां पर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, करा माइक्रोस्कोप यूज के नहीं, जब नहीं दिख रहा होता तो क्या करते थे, इमर्शन ऑयल डाला है, करेंगे माइक्रोस्कोप यूज, तो क्या किया था उसमें, है, ये तो छोटी क्लास में भी कराया होगा आपको, जैसे वो दिखाते थे 11th 12th के अंदर अनियन, उसके क्रोमोसोम देखते थे, कैसे देखते थे, आंखें बंद करके, हैं, जैसे स्लाइड होती है ना, स्लाइड पे आप स्पेसिमेन रखते हो, उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देते हो। अब कई बार चीजें क्लियर नहीं दिख रही होती है, तो बीच में है ना हम ऑयल डाल देते हैं, जो इमर्शन ऑयल आता है। ऑयल क्या करता है, वो एन एन जो है, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन बढ़ जाएगा, एन बढ़ जाएगा तो डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या कि बीच में ऑयल डालने से क्या होता है कि अभी आपको मैं दिखाऊंगा इमेज की फॉर्म में भी, तो उससे आपको फिर इमेज जो है वो क्लियर दिखने लग जाती है। ठीक है ना, जैसे नॉर्मली आप देख रहे हो तो आपको नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, बीच में क्या डाल देते हैं, इमर्शन ऑयल। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, देखो ये जो इक्वेशन है ना, सबसे मेन तो पहले आपको ये इक्वेशन की समझ होनी चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ इसी इक्वेशन पे बेस्ड आएंगे। ठीक है, अब ये चाहे आप इसको फिजिक्स लगा लो चाहे जो लगा लो, ये इक्वेशन सबसे जरूरी है। ठीक है, तो एब इक्वेशन क्या होती है, पढ़िए एब इक्वेशन पहले, हैं, देखो ये छोटी सी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम ये। ठीक है, तो डी, सबसे पहले तो दिमाग में एक बात बिठा लो कि हमें डी मिनिमल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब हर एक माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे आप एक, मैं यहाँ पर सिर्फ दो माइक्रोस्कोप्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक लाइट का और एक मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो डी वो मिनिमल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दैट रिवील देम एज सेपरेट एंटिटीज डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वो लैम्डा पे डिपेंड करता है, जिससे हम स्पेसिमेन को इल्यूमिनेट करा रहे हैं। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ लेंस के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है हमारा, एन साइन थीटा। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है आपका, एन साइन थीटा। अब देखो क्या लिखा है, एज डी बिकम स्मॉलर द रिजोल्यूशन इंक्रीजेस। रिजोल्यूशन एक तरह से क्या है कि किसी भी माइक्रोस्कोप को हम कह रहे हैं कि इसकी इसकी रिजोल्यूशन बेटर है, इसका मतलब वो कम डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स को भी अलग अलग करके दिखा रहा है। ठीक है, ये दिमाग में आप उठा लो ना, जैसे एक डिस्टेंस है माइक्रोमीटर, एक है नैनोमीटर,
एक माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम लिमिट है कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस माइक्रोमीटर है, बस उसको अलग अलग करके दिखा सकता है। अगर उस माइक्रोस्कोप से आप नैनोमीटर वालों को देखोगे तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगे। लेकिन दूसरे माइक्रोस्कोप में क्या है कि वो नैनोमीटर वाले को भी क्या करके दिखा सकता है, अलग अलग करके दिखा सकता है। तो इसका क्या मतलब है, उसकी रिजोल्यूशन क्या आपकी बेटर है। तो जितना डी कम होगा उतनी रिजोल्यूशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फाइनल डिटेल कैन बी डिसर्न्ड इन ए स्पेसिमेन। ठीक है। डी कब स्मॉलर होता है, जब आप वेव लेंथ ऑफ लाइट भी छोटी यूज करोगे। ठीक है। अगर आप जितनी वेव लेंथ ऑफ लाइट को कम करते जाओगे, कि डी जो है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है, एंड एज द न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीजेस। ये तो साफ फॉर्मूले से दिख रहा है कि डी जो है, डी और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लैम्डा कम होगा उतना डी कम होगा। जितना मेरा एन साइन थीटा ज्यादा होगा उतना मेरा डी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। दस द ग्रेटेस्ट रिजोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड यूजिंग ए लेंस विद द लार्जेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल अपर्चर एंड लाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जैसे अगर हम बात करें, जो हम अगर विजिबल की बात करें जिसमें आता है विबग्योर। ठीक है। अब विबग्योर में क्या आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ब्लू वाली वेवलेंथ आप यूज कर लो, और साथ में जो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर है वो जितना मैक्सिमम हो सकता है आप उतना यूज करो। ठीक है। तो लैम्डा मैंने कम से कम यूज करा है। जैसे एक ब्लू लाइट है, एक रेड लाइट है। तो रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, कितनी होती है वेवलेंथ। तो आपको मैंने पहले भी कहा था ना, आपको वेवलेंथ याद करनी है अलग अलग रेस की। कितनी होती है, देख लो बस। छोटी क्लास में बताया जाए 400 to 700 रेंज होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की। तो 700 ही होता है, 700 के अराउंड थोड़ा बहुत एक फार रेड बोल देते हैं। ठीक है। और जो 400 तक, जैसे 450 किसकी दिखाई आपने, ब्लू की। तो 400 to 700 होता है, विच इज द थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। बट 600 नहीं होती है रेड की। ठीक है। और ना ही 800 सुपर होती है। अब ये देखो ना, कई बार आपको बेसिक तो पता हो ना, जैसे अब अलग अलग रेज होती हैं। ठीक है। जैसे हम विजिबल की बात करते हैं, अल्ट्रावायलेट की बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट मतलब 400 से नीचे होगी आपकी। फिर इंफ्रारेड होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं। तो कम से कम आपको उनकी वेवलेंथ पता हो। ठीक है ना। और क्योंकि जितनी वेवलेंथ, एक होती है वेवलेंथ, एक होती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तो क्या दोनों में रिलेशन होता है, मतलब म्यू होता है सी बाय लैम्डा। वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है। जैसे हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। तो लैम्डा कम होता है तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो ये ना बड़ी छोटी बातें होती हैं। उस दिन पीछे एक स्टूडेंट थी फिजिक्स की, वो क्वेश्चन कर रही। तो मैंने उसको कहा कि वो क्वेश्चन आ रखा कि इसमें से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। अब वो कहती सर एनर्जी तो हमने पढ़ी नहीं है, मुझे तो फ्रीक्वेंसी पता है। मगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसी की तो एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है। यही, ये देखो ना, ये तो दिमाग खुद ही चलाना है। ठीक है ना, ये कोई नहीं सिखा सकता। कुछ ये चीजें आप तभी सीखोगे जब आपको बेसिक थोड़ा पता हो। ठीक है। जैसे अब मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे वही गलती करेंगे, वो सोच लेंगे डी जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है। डी तो हमें क्या चाहिए, छोटे से छोटा चाहिए। ठीक है। उसी की, जितना डी लिखा ना, देखो क्या लिखा हुआ है, एज डी बिकम स्मॉलर रिजोल्यूशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। ये पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है। तो अगर विजिबल रेंज में, जैसे हम नॉर्मली अपने लाइट माइक्रोस्कोप यूज करना है, तो उसके अंदर आप वेवलेंथ ले सकते हो 450 to 500। और न्यूमेरिकल अपर्चर जितना मैक्सिमम बड़ा हो सकता है उतना हमें लेके चलना है। ठीक है। इसमें बताओ कोई डाउट है तो आगे समझिए। इसमें कोई डाउट, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इमेज की फॉर्म में। अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम एक इमर्शन ऑयल डालते हैं। ठीक है ना। इमर्शन ऑयल देखो क्या होता है, जैसे ये हमारा क्या होता है, ये एक स्लाइड होती है, उसके ऊपर हम एक कवर ग्लास रखते हैं। ठीक है। और उसके ऊपर उसने जैसे ये क्या रख दिया, ऑयल। ठीक है। अब इससे क्या होता है ना, तो इससे बेसिकली क्या दिखा रहा है, एन ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव ऑपरेटिंग इन एयर एंड विद इमर्शन ऑयल। ठीक है। अब जैसे इधर एयर है, अब इधर वो क्या शो कर रहा है कि जैसे कुछ लाइट जो है वो वापिस आ रही है। जैसे कुछ लाइट तो मान लो यहां से जा रही है, कुछ लाइट वापिस हो गई। बट जब ऑयल डाल देते हैं, ऑयल क्या होता है ना, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देता है, तो सारी लाइट फिर यहीं से जा रही है। ठीक है ना। इधर आप देख रहे हो ना, कम लाइट जा रही है, इधर क्या जा रही है, आपकी ज्यादा लाइट जा रही है। ठीक है।
और ये हमारा क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर। आपने यहाँ पर क्या, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। और ये क्या है, ये वो स्लाइड है विद स्पेसिमेन, ये वो स्लाइड है जिसपे स्पेसिमेन है, और ये आपका वर्किंग डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये जो हाफ एंगल होता है, द एंगुलर अपर्चर थीटा इज हाफ द एंगल ऑफ कोन ऑफ लाइट दैट एंटर्स द लेंस फ्रॉम ए स्पेसिमेन, ठीक है। जैसे अब ये सारी लाइट जो है वो स्पेसिमेन से लेंस में जा रही है, ये आपका लेंस है ना ऊपर, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो जितना भी एंगल बनाती है टोटल, जैसे टोटल तो जैसे अब इसको 2 थीटा लिख सकते हो आप, क्योंकि थीटा हाफ एंगल है, ठीक है ना। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल अपर्चर इज एन साइन थीटा। जो राइट हैंड इलस्ट्रेशन है उसमें लेंस का जो लार्जर एंगुलर एंड न्यूमेरिकल अपर्चर, इसमें थीटा बड़ा है, ठीक है ना। तो इट्स रिजोल्यूशन इज ग्रेटर एंड इट्स वर्किंग डिस्टेंस स्मॉलर। जैसे वर्किंग डिस्टेंस वो दिखा रहा है थोड़ा, क्योंकि वो कम होगा तभी एंगल ज्यादा बनेगा ना। जैसे लाइट है, अगर दूर है तो ये एंगल बना रही है, अगर वो डिस्टेंस पास है तो एंगल ये बना रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर लार्जर एंगुलर एंड न्यूमेरिकल अपर्चर है तो उसकी रिजोल्यूशन ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर आपका एन साइन थीटा क्या है, बेसिकली अगर बड़ा है, अब वो कह रहा है कि थीटा भी अगर बड़ा है, ठीक है ना। अब जैसे जब हम एंगल्स की बात करते हैं साइन के अंदर, ठीक है, जैसे मैं अगर मैं एंगल्स लिखता हूँ, 0 डिग्री लिखते हैं हम, 30 डिग्री लिखते हैं, 45, 60, 90। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इधर हम लिखते थे 0, 1, 2, 3, 4। फिर हम क्या करते हैं, इसको सबको 4 से डिवाइड करते थे, और फिर हम लेते थे इसका अंडर रूट, ठीक है। इसका हम क्या लेते थे, अंडर रूट। जैसे साइन 0 तो 0 ही होता है, साइन 30 कितना होता था, 1/2। साइन 45 होता था 1/√2, ये होता था √3/2, और ये होता था 1। तो एंगल अगर ज्यादा है तो ये साइन थीटा की वैल्यू भी ज्यादा आएगी, और ये वैल्यू ज्यादा आएगी तो ऑब्वियसली आपका रिजोल्यूशन जो है वो क्या करेगी, ग्रेटर होगी, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नीचे वाली वैल्यू ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जितना मेरा, या तो अब एन को बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर है, ये एन पे भी डिपेंड कर रहा है, ये इस एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो जितना एंगल ज्यादा होगा साइन वाला, उतनी ही ज्यादा आपकी रिजोल्यूशन आएगी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ बता ही दिया कि जैसे ये दिख रहा है ना, ये आपका एक बीच में क्या है, कवर ग्लास है, और यहाँ पर क्या आपका एक इमर्शन ऑयल, ठीक है। तो जो भी लाइट आ रही है, पहले तो क्या था, बीच में एयर होने की वजह से, ठीक है, बीच में क्या था, एयर थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था आपका, जो ये होता है ना आपकी जो ग्लास कवर होता है उसके ऊपर आप इमर्शन ऑयल डाल देते हो, ठीक है, जिससे आपको जो लाइट थी पहले, वो तो जो जो लाइट रेज आ रही थी, जैसे एयर होने की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो यू वर नॉट गेटिंग द गुड इमेज, ठीक है ना। जितनी ज्यादा मतलब वो लाइट आएगी जो स्पेसिमेन में से आ रही है, उतनी इमेज क्लियर बनेगी, ठीक है ना। इसलिए होता है ना, जैसे हम फोकस करते हैं, जब भी आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो आप उसको फोकस करते हो कि इमेज क्लियर बने। वो तभी बन रहे हैं ना, क्योंकि लाइट मैक्सिमम स्पेसिमेन की, जो स्पेसिमेन से जो लाइट आ रही है वो मेनली पहले ऑब्जेक्टिव को क्रॉस करके आई पीस पे आए, ठीक है। अगर वो आप उसको सही से नहीं फिक्स कर, सही से आप उसको सेट नहीं करते, फिर आपको इमेज क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है ना। होता है ना, आप माइक्रोस्कोप तो बेसिक आपने यूज किया ही होगा, ठीक है। तो बेसिक उसमें सेटिंग हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 λ/n साइन थीटा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ इसी पे बेस्ड आएंगे आपके, ठीक है। आपको बस ये बताओ, और मैग्निफिकेशन जनरली क्या होती है, जो भी जैसे होता है ना, ये लाइंस होते हैं, जैसे ये आपने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, ये 10x है और ये भी 10x है, तो मैग्निफिकेशन होगी 100x। तो उसमें हम दोनों की जो जो भी उनकी पावर होती है उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे जो बच्चे इसका एग्जाम देते हैं आईटी जैम का, ये फिजिक्स में क्वेश्चन आ जाता है, मैग्निफिकेशन बताओ, क्योंकि माइक्रोस्कोप है ना, प्रिंसिपल्स तो इसके मेनली जैसे हम फिजिक्स में भी पढ़ते थे, ठीक है ना, जैसे होता है बायोफिजिकल टेक्निक्स, तो इसका प्रिंसिपल जो है वो थोड़ा, ये हम पढ़ते थे ना जब हम लाइट को जैसे डेंसर से रेयर मीडियम या रेयर से डेंसर में लेके आते हैं, तो क्या होता है, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, बट जब वो बाहर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये सब चीजें हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। पढ़ते थे ना रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो हम क्या लिखते थे, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जब वो वापस बाहर जाती थी, इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है।
आ गए फॉर्मूला समझ? ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सिर्फ इसी पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, आगे करेंगे भी सही इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो हम ये मतलब ये सभी टाइप के माइक्रोस्कोप्स के ऊपर ये जो भी हमने डिस्कस करा ये आपका एक तरह से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहे थे आपका? ब्राइट फील्ड। ठीक है, हम कौन सा माइक्रोस्कोप डिस्कस कर रहे थे? ब्राइट फील्ड। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया आपको, विजुअलाइजिंग लिविंग अनस्टेन्ड माइक्रोब्स। ठीक है, मतलब अब इसके अंदर क्या ना, अगर आपने इस माइक्रोस्कोपी को यूज करना है तो वो लिविंग होने चाहिए और अनस्टेन्ड। क्योंकि अगर आप कई बार आप उनको स्टेन करते हो ना तो बेसिकली क्या हो जाता है कि कई बार वो मतलब जो सेल है, ठीक है, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, कई बार स्टेनिंग की वजह से क्या पता वो सेल जो है वो उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन माइक्रोस्कोप फाउंड इन रिसर्च and clinical laboratories and certainly in teaching laboratories. However, many microbes are unpigmented and are not clearly visible because there is little difference in contrast between the cells, subcellular structures and water. जैसे होता है ना, ये कंट्रास्ट ही होता है कि अब जहां से लाइट ज्यादा आ रही है किसी पोर्शन से लाइट कम आ रही है, जैसे आपने तो लाइट को डाला, अगर अब क्या होता है ना अलग अलग पॉइंट पे रिफ्रैक्शन फॉर एग्जांपल अलग अलग हो रही है, बट ये कहते हैं ना मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोब्स हैं वो तो अनपिगमेंटेड हैं, तो वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होते क्योंकि जो कंट्रास्ट है सेल का सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स और वाटर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक सोल्यूशन क्या है कि हम सेल्स को स्टेन कर देते हैं। ठीक है, स्टेनिंग से क्या होता है, थोड़ा कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है और एंड क्रिएट वेरिएशंस इन कलर बिटवीन सेल स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग सेल जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको अलग अलग कलर दिखेगा। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली स्टेनिंग प्रोसीजर यूजली किल सेल। ठीक है, इसलिए क्या होता है ना, अगर आपको कई बार स्टेनिंग से सेल किल हो जाता है तो बट व्हाट इफ एन इन्वेस्टिगेटर मस्ट व्यू लिविंग सेल्स टू ऑब्जर्व ए डायनामिक प्रोसेस सच एज मूवमेंट और फैगोसाइटोसिस। क्योंकि अगर आप ये सेल को ये देखना चाह रहे हो कि वो कोई मूवमेंट दिखा रहा है या कोई फैगोसाइटोसिस दिखाता है, क्योंकि स्टेनिंग से अगर सेल ही मर गया या सेल किल हो गया फिर तो आप बेसिकली फिर तो आप फैगोसाइटोसिस या मूवमेंट वाले फिनोमेना को नहीं स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास बात है कि जो ये वाली माइक्रोस्कोपी है इसके अंदर हमने क्या कहा था, बैकग्राउंड हमारा कैसा होता है, ब्राइट, और ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखता है, डार्क। इस टाइप की माइक्रोस्कोपी को मेनली हम यूज करते हैं इफ यू वांट टू ऑब्जर्व समथिंग लिविंग एंड अनस्टेन्ड। ठीक है ना, जैसे इसकी एक आपने देखा ना, इसकी एक यहाँ पर एक शॉर्ट मतलब डिसएडवांटेज या जो भी है कि अगर आप माइक्रोब्स को देख रहे हो, क्योंकि उनके अंदर कंट्रास्ट ज्यादा नहीं आ पाता क्योंकि जो सेल है या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं वाटर हैं, क्योंकि उनमें उनके कंट्रास्ट में लिटिल डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए आप बेसिकली अगर आप सेल्स को स्टेन कराते हो, अगर कंट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए, अगर तो चलो सेल की डेथ नहीं हो पा रही है तब तो ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आप किसी बैक्टीरिया को ऐसे स्टेन करते हो तो उसका वो किल हो जाता है, और वो किल हो गया तो आप जैसे कोई डायनामिक प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हो जैसे मूवमेंट और फैगोसाइटोसिस, फिर आप उसको स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मेनली किसके लिए कर रहे हैं, विजुअलाइजिंग लिविंग अनस्टेन्ड माइक्रो। ठीक है, अब जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपने लिविंग अनस्टेन्ड माइक्रोब्स को देखना है, ठीक है ना, अलग अलग माइक्रोब्स का अलग अलग नेचर है। अब जिनके अंदर तो पिगमेंट्स हैं वो तो चलो दिख जाएंगे, बट जिनके अंदर पिगमेंट्स नहीं है वो आपको इस वाली माइक्रोस्कोपी के अंदर क्लियर नहीं देखने को मिलेंगे अनटिल अनलेस आपको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने सिर्फ देखना ही है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई डायनामिक प्रोसेस देखना चाहते हो मूवमेंट और फैगोसाइटोसिस, और अगर आपका स्टेनिंग से सेल ही किल हो गया फिर आप उसको स्टडी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, दे क्रिएट डिटेल्ड क्लियर इमेजेस ऑफ द लिविंग स्पेसिमेन। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, एक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, और एक मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो पहले वाला माइक्रोस्कोप में बैकग्राउंड कैसा था, ब्राइट, ऑब्जेक्ट दिखेगा डार्क, और मेनली हम उसको यूज करते हैं इफ यू वांट टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अनस्टेन्ड। ठीक है, क्योंकि स्टेनिंग की वजह से कई बार सेल्स किल हो सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं इन तीनों माइक्रोस्कोप्स में क्या होता है। अब देखो डार्क फील्ड में क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, ब्राइट, बैकग्राउंड कैसा होगा, डार्क। अब देखो इसमें क्या होता है, वो कह रहे कि इससे भी आपको डिटेल इमेजेस मिलेंगी लिविंग और अनस्टेन्ड सेल्स की, ठीक है, बाय सिंपली चेंजिंग द वे इन विच दे आर इल्यूमिनेटेड, ठीक है, जैसे हम किस तरह से लाइट को दे रहे हैं वो वे हम चेंज करते हैं। जैसे इसमें इमेज दिखाई भी होगी, जैसे इसमें देखो क्या दिखा रखा है, जैसे ये पॉइंट क्या लिखा है, ए होलो कोन ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिमेन इन सच ए वे दैट अनरिफ्लेक्टेड एंड अनरिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट एंटर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जैसे आप ये देखो, जैसे मान लो कि ये आपका एक तरह से क्या है, स्पेसिमेन है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ना जो बेसिकली अनरिफ्लेक्टेड या अनरिफ्रैक्टेड है, ठीक है, लाइट को हम एक तरह से ऐसे डालते हैं स्पेसिमेन के ऊपर कि जो अनरिफ्लेक्टेड और अनरिफ्रैक्टेड है वो आपकी स्पेसिमेन के थ्रू, वो आपकी जो है वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू नहीं जाएंगी। यहाँ पे लिखा है ना, the condenser then produces a hollow cone of light so that only the light entering the objective lens comes from the specimen, ठीक है। मतलब जोन सी, जैसे लाइट आपने इस तरह से देनी है कि जोन सी लाइट, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव में जा रही है वो सिर्फ स्पेसिमेन में से ही आए, इधर उधर से ना आए, क्योंकि इधर उधर से लाइट आएगी तो फिर वही वो आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो जो भी लाइट कहाँ से आ रही है, स्पेसिमेन से आ रही है, वही किस में एंटर करे। देखो क्या होता है ना, आपकी लाइट तो इधर उधर से भी आ सकती है, बट इसके अंदर हम एक होलो कोन ऑफ कंडेंसर जो होता है वो एक होलो कोन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, सो दैट ओनली लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव कम्स फ्रॉम द स्पेसिमेन, ठीक है। ये देखो इसने स्पेसिफिक लाइन लिखी है, ए होलो कोन ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द स्पेसिमेन इन सच ए वे दैट अनरिफ्लेक्टेड, ठीक है, एंड अनरिफ्रैक्टेड रेज डू नॉट एंटर द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब सिर्फ स्पेसिमेन वाली जाए। ओनली लाइट दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बाय द स्पेसिमेन फॉर्म्स एन इमेज। जो लाइट या तो स्पेसिमेन ने रिफ्लेक्ट कर दी, ठीक है, या जो उसने रिफ्रैक्ट कर दी, वही लाइट जो है वो इमेज बनाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो स्पेसिमेन के अराउंड आपको दिखेगा वो सारा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि आसपास से तो लाइट आ ही नहीं रही है, क्योंकि लाइट ने ही, जो लाइट आएगी उसने इमेज बनानी है, और ऑब्जेक्ट आपको कैसा दिखेगा, ब्राइटली इल्यूमिनेटेड, ठीक है। जैसे मैं आपको इमेज दिखाता हूं, मतलब आपको ऐसा दिखेगा किसके अंदर, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर दिख रहा है आपको, बैकग्राउंड सारा ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड से लाइट आएगी ना तो फिर उसकी भी इमेज बनेगी। तो हमने लाइट को ऐसे फोकस किया है कि जो इधर उधर की लाइट है वो तो नहीं आएगी, ठीक है ना। देखो सीधी सी बात क्या होती है ना, अगर जैसे आपको दोनों चीजें ब्राइट दिख रही हैं, इसका मतलब दोनों से लाइट आ रही है, ठीक है। हमने लाइट को ऐसे फोकस करना है कि जो लाइट स्पेसिमेन से आए, चाहे वहां से रिफ्लेक्ट हो चाहे रिफ्रैक्ट हो, वही एंटर करनी चाहिए ऑब्जेक्टिव के अंदर। इसलिए आपको दिख रहा है सारा बैकग्राउंड डार्क है। ये क्या दिखा रखा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो कि साइफिलिस करता है, और एक आपको वॉल्वोक्स दिखा रखा है जो कि एक एल्गी होती है, ठीक है, जो क्या बनाती है आपकी कॉलोनियल एल्गी होती है वॉल्वॉक्स, ठीक है, विच इज ए ग्रीन एल्गी। दिख रहा है आपको बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, बिल्कुल डार्क, क्योंकि यहां वाली लाइट जो है वो ऑब्जेक्टिव में जा ही नहीं रही है, सिर्फ जो स्पेसिमेन है वहां से चाहे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है रिफ्रैक्ट हो रहा है, आपने तो लाइट डाली ना, तो उसको हमने इस फॉर्म में देना है कि सिर्फ जो लाइट स्पेसिमेन से आए वही किसके अंदर जाएगी, आपके ऑब्जेक्टिव में, और फिर वही आगे आईपीस में जाएगी, ठीक है, इधर उधर की लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि इधर उधर की लाइट आएगी तो फिर आपको, देखो ना, आप जब एक चीज को रख रहे हो यहां पर, क्योंकि आपके पास, आपके पास एक तरह से मान लो स्लाइड होती है, ठीक है, अभी आपने यहाँ पे स्पेसिमेन रखा हुआ है, ठीक है। अब लाइट तो है ना कि अगर आप लाइट इधर उधर से आएगी तो फिर उसके भी वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें हम एक होलो कोन ऑफ लाइट, यहाँ पे लिखा ना, द कंडेंसर प्रोड्यूसेस ए होलो कोन ऑफ लाइट सो दैट ओनली लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव कम्स फ्रॉम द स्पेसिमेन। इसलिए आपको स्पेसिमेन ही दिखेगा, क्योंकि लाइट वहीं से आ रही है तो स्पेसिमेन ही दिखेगा, और बाकी वाला पोर्शन कैसा दिखेगा आपको, डार्क, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आपको जैसे पहले वाले में ये प्रॉब्लम आ रही थी ना कि आपका बैकग्राउंड कैसा था, ब्राइट, और बेसिकली आपको इमेज कैसी दिख रही थी, डार्क, जो पहले वाली माइक्रोस्कोपी थी।
इसमें आपको बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, डार्क, और ऑब्जेक्ट कैसे दिखेगा, ब्राइट। स्टेनिंग कराने की इसमें भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लिविंग अनस्टेन्ड सेल्स, उसमें हमें जनरली इतना अनस्टेन्ड सेल्स की अच्छी इमेज नहीं आती है, अनटिल और अनलेस उसके अंदर कुछ पिगमेंट्स हो, ठीक है। तो इसलिए वहां पर स्टेनिंग, अगर तो सेल्स की डेथ नहीं हो रही है स्टेनिंग से तब तो ठीक है, लेकिन अगर डेथ होगी तो फिर आप किसी डायनामिक प्रोसेस जो भी आपका, जैसे वहां पर उसने फैगोसाइटोसिस या मूवमेंट का था, उसको आप स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो मेन आपको प्रिंसिपल बताओ, क्योंकि हर एक चीज के पीछे इसमें फिजिक्स है, जैसे होते हैं ना वेव्स होते हैं, उसमें हम इतना जानने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताओ कि इस टाइप की माइक्रोस्कोपी में कैसा रिजल्ट आता है। जैसे उसने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बैकग्राउंड कैसा होता है, इमेज कैसी बनती है। अब मुझे यही नहीं पता है तो फिर तो कैसे मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, ये तो सबसे सिंपल सी बात हुई ना, ये तो रिजल्ट है। अब वो होता है कि अब दोनों माइक्रोस्कोपी में डिफरेंस है कहीं ना कहीं, तो बात क्या करेगी इसमें, हमने जो लाइट है, जैसे होता है ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप लाइट डाल रहे हो, उसको किस वे में डाल रहे हो वो भी मैटर करता है, तो वो हमने इसमें सिर्फ चेंज करा है, ठीक है। इसका मतलब क्या ना, पिछले वाला ब्राइट दिख रहा था, उसमें मैक्सिमम लाइट कहाँ से आ रही थी, इधर उधर से आ रही थी, तभी तो बैकग्राउंड ब्राइट था, ठीक है। और क्या होता है ना, डार्क और जो लाइट है वो कंट्रास्टिंग टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप कहते हो कोई भी शेड है, जैसे आपको कपड़े ही देखते हो तो उसमें होता है ये लाइट शेड है, ये उससे थोड़ी डार्क है, क्योंकि लाइट और डार्क तो रिलेटिव टर्म्स है ना। अगर कोई चीज मतलब ज्यादा ब्राइट है, दूसरी वाली कम ब्राइट है, इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हो ना कि वो उसके कंपैरिजन में थोड़ी हमें डार्क दिखेगी, ठीक है। जो चीज आपकी, क्योंकि लाइट और डार्क तो क्या होती है, कंट्रास्टिंग टर्म्स होती हैं, ठीक है। डार्क को क्या बोल सकते हैं, जस्ट एब्सेंस ऑफ लाइट, यही होता है ना कि वहां पे लाइट नहीं है तो वो डार्क है, जैसे लाइट ऑन होगी तो वहां पे लाइट आ गई। तो इस तरह से ये माइक्रोस्कोपी दोनों का क्या है, आपका प्रिंसिपल में डिफरेंस है। एक हमने डिस्कस किया अभी तक आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, दूसरा हमने डिस्कस किया डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। आए समझ में ये, पढ़ा हुआ पहले कि नहीं है। अब नेक्स्ट माइक्रोस्कोपी कौन सी है, फेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, फेज कॉन्ट्रास्ट। तो देखो यहां पर क्या लिखा है कि जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो क्या करता है, इट कन्वर्ट स्लाइट डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेल डेंसिटी इनटू इजीली डिटेक्टेड वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सेल डेंसिटी में जो डिफरेंस है, उसको वो किस में, इनटू इजीली डिटेक्टेड वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। जैसे इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जनरली क्या होता है। जैसे क्या होता है ना, आप देख रहे हो कि जैसे एक लाइट आ रही है यहां से, ठीक है। अब एक लाइट तो आप देख रहे हो सिंपली आई, फिर एक फेस प्लेट है, फिर आगे आगे जो भी आपका लेंस है, ठीक है। अब एक बैक्टीरिया से जा रही है, वो कह रहे हैं कि जब रे डेविएटेड बाय स्पेसिमेन इज 1/4 वेवलेंथ आउट ऑफ फेस, वही रे जब ऑब्वियसली किस में से जा रही है, बैक्टीरिया में से जा रही है, ठीक है ना। जैसे दिस इज अ वेव नेचर, जैसे लाइट का जनरली या तो हम पार्टिकल नेचर मानते हैं, वेव नेचर मानते हैं। तो वो क्या करे कि क्योंकि जब वो इसमें से जा रही है तो क्या होगा, जैसे वही है कि अब यहाँ पे एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका अलग है, ठीक है। या किसी जैसे मान लो बहुत सारे सेल्स एक साथ हैं, तो उससे क्या होगा ना कि जो वो आउट ऑफ फेज होगी, ठीक है। फिर आगे गई, डेविएटेड रेज 1/2 वेवलेंथ आउट ऑफ फेज, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, डेविएटेड एंड अनडेविएटेड रेज कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है। अब इसमें क्या ना, ये जो बिहेवियर है, डेविएटेड एंड अनडेविएटेड लाइट रेज इन द डार्क फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब वो कह रहा है बिकॉज द लाइट रेज टेंड टू कैंसिल ईच अदर, द इमेज ऑफ द स्पेसिमेन विल बी डार्क अगेंस्ट ए ब्राइटर बैकग्राउंड, ठीक है। मतलब इसमें भी जो रिजल्ट आएगा वो किसकी तरह आ रहा है, आपका ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप की तरह, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, फेस कंट्रास्ट के अंदर जैसे होता है ना, बीच में एक फेस प्लेट लगा रखी है। देखो बात यह है ना, हर एक जो माइक्रोस्कोप है उसका थोड़ा एपरेटस डिफरेंट है, लाइट रेस को कैसे आप दे रहे हो, ठीक है। अब ये क्योंकि जैसे अब देखो ना, ये कैंसिल आउट होगी तो अल्टीमेटली तो फिर कोई लाइट आ ही नहीं रही है, ठीक है। तो ये फिजिक्स के प्रिंसिपल में चला जाता है, उसमें आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है अभी। बस ये होता है कि थोड़ा आपको पता हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे देखो उसने यहाँ पे एक लाइन लिखी थी क्या,
कि स्लाइट डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेल डेंसिटी इनटू इजीली डिटेक्टेड वेरिएशन लाइट इंटेंसिटी। वही अगर जो आपकी लाइट है, जब वो बैक्टीरिया में से जा रहे हो तो आप देख रहे हो ना कि वो एक स्पेसिफिक आउट ऑफ फेज होगी, ठीक है ना। जैसे हम बनाते थे ना, एक स्पेसिफिक वेव बनाते हैं कि ये एक पूरी वेव ऐसे, उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। और वो जैसे ऊपर की तरफ जाती है फिर नीचे की तरफ जाती है। बट क्या होता है ना, जब वो किसी बैक्टीरिया किसी स्पेसिमेन के बीच में से जा रही है तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा एंगल्स के अंदर, ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर वो अब इस पॉइंट पे वो नीचे की तरफ है, इस पॉइंट पे वो ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। ये सब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं जब वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को हम मेनली यूज करते हैं माइक्रोबियल मोटिलिटी, determine the shape of living cell and detecting bacterial structure such as एंडोस्पोर एंड इंक्लूजन, ठीक है। आप हम इस माइक्रोस्कोपी को मेनली, अगर आपने बैक्टीरिया की मोटिलिटी देखनी है, आपने जो शेप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की उसको डिटरमाइन करना है, या बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करना है, दे आर क्लियरली विजिबल बिकॉज दे हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस मार्कली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ वाटर। यहाँ पर तो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वाटर का अलग है, और जब वो किसी माइक्रोब में से जा रहा है या किसी लिविंग सेल में से जा रहा है तो उसकी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपका डिफरेंट है, ठीक है। इसको हम यूकैरियोटिक सेल्स को भी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट मेन पॉइंट यहां पर यही है कि यहां पर जो आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, यहां पर जो क्या आ रहा है आपका, यहां पर रिजल्ट जो आएगा, यहां पर आपका बैकग्राउंड कैसा आएगा, ब्राइट, और ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा आपको, डार्क, ठीक है। इसमें शायद, ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। अब हमें कौन सा माइक्रोस्कोप बता रखा है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस। अब इसका इसका भी कह रहा है कि जो इट इज ऑल्सो सिमिलर टू फेस कंट्रास्ट, दैट इट क्रिएट्स एन इमेज बाय डिटेक्टिंग डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस एंड थिकनेस। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि ना, हम टू बीम ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट देते हैं एट राइट एंगल्स टू ईच अदर आर जनरेटेड बाय प्रिजम्स, ठीक है। जैसे आपने दो बीम ऑफ लाइट जनरेट करनी है और दोनों वो राइट एंगल पे होनी चाहिए, वो हम प्रिज्म से जनरेट करते हैं। In one design, the object beam passes through the specimen, while the reference beam passes through a clear area of the slide। मतलब एक तो जैसे आपने यहां से कितनी बीम बनाई है, आपने कहा कि हमें दो बीम चाहिए, तो एक जो है वो तो स्पेसिमेन में से जा रही है, और दूसरी जो है वो एक रेफरेंस जा रही है क्लियर साइड, ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्पेसिमेन, टू बीम्स आर कंबाइंड एंड इंटरफेयर। इंटरफेरेंस वही होता है ना कि जैसे दोनों एक दूसरे के साथ जड़, मतलब ऐड होगी, ठीक है। जैसे दो रेज हैं और वो दोनों आपस में क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। जैसे होता है ना, पॉजिटिव होता है अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, और कई बार नेगेटिव हो जाता है जब एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज होता है। अब इसके अंदर ए लाइव unstained specimen appears brightly colored and seems to pop out of from the background। अब इसके अंदर स्पेसिमेन कैसा दिख रहा है आपको, ब्राइट कलर्ड। अब देखो ना, इसका क्या मतलब है, इसका प्रिंसिपल किसकी तरह है, डार्क फील्ड की तरह, क्योंकि उसके अंदर भी आपको स्पेसिमेन ब्राइटली कलर्ड दिख रहा था, और वो कह रहा है कि वो थोड़ा बैकग्राउंड से ना उभरा हुआ लगता है, कि जैसे थोड़ा सा बाहर की तरफ आया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि एक 3D इमेज आप देख रहे हो, ठीक है ना, जैसे वो थोड़ा सा पॉप आउट दिखेगा। तो structures such as cell wall, endospore, granules, vacuoles, and nuclei are clearly visible। मतलब फेस कंट्रास्ट में भी आप देख रहे थे, आप एंडोस्पोर को देखना चाहते हो, ठीक है। उसी तरह से जैसे वहां पर भी हमने इंक्लूजन्स की बात करी, ये है कि दोनों का थोड़ा वे, मैं वही बता रहा हूँ ना, सभी के अंदर क्या है कि लाइट को आप कैसे दे रहे हो, जस्ट द वे यू आर गिविंग लाइट वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे उसके अंदर आपने ये नहीं कहा था ना, हमने वहां पर कोई प्रिज्म नहीं यूज करे, और वहां पर हमने ऐसा नहीं कहा कि हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लाइट राइट एंगल पे देना है, ठीक है। उसका सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, इसका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। बट मेन आपको क्या याद रखना है कि आपको जनरली जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में एक ये प्रॉब्लम आ रही थी जो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करी थी, वहां पर कई बारी जो स्पेसिमेन आपको क्लियर नहीं दिखता, ठीक है, अगर आप उसको स्टेन नहीं करते हो, तो उन उसके लिए ये तीनों है, ठीक है। आपका जो फिर हमने डार्क फील्ड देखा,
उसमें भी आपने होलो कोन ऑफ लाइट की बात करी। फेस कंट्रास्ट के अंदर आपने क्या बात करी कि थोड़ा सा जैसे आप देखो ऐसे लाइट जा रही है, लेकिन ना कैसे हम कंट्रास्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तीसरे में भी वही है, बट इसमें क्या किया, आप कह रहे हो कि हम बेसिकली प्रिज्म से लाइट जनरेट करते हैं, दो राइट एंगल पे होती हैं। एक जाती है ऑब्जेक्ट स्पेसिमेन के थ्रू, दूसरी जाती है फ्रॉम द क्लियर एरिया ऑफ द स्लाइड। ठीक है, बट इसके अंदर भी आपका इमेज जो है वो ब्राइट कलर बनेगी। ठीक है, तो जैसा ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड, जैसा रिजल्ट ब्राइट फील्ड में आता है वैसे ही आ रहा था आपका फेस कंट्रास्ट के अंदर, और जैसा डार्क फील्ड में आ रहा था वैसा आ रहा आपका डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट माइक्रोस्कोप हमने क्या डिस्कस करना है आपका, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये क्या करता है आपका, इट यूजेस एमिटेड लाइट्स टू क्रिएट इमेजेस। ठीक है, जैसे फ्लोरेसेंस क्या होता है, जैसे पहले हम उसको एक लाइट देते हैं, पहले वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर वो उसको मतलब एक्साइट होने के बाद फिर एक लॉन्गर वेवलेंथ को बेसिकली क्या करता है, वो एमिट करता है। ठीक है, अब देखो वो क्या कर रहा है कि जो लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं दस फार कंसिडर्ड प्रोड्यूस इमेज फ्रॉम लाइट दैट पासिस थ्रू द स्पेसिमेन। अभी आपने क्या करा, एक लाइट को पास कराया। ठीक है, अब वो तो आपने स्पेसिमेन में से वो लाइट जो है जो आपने स्पेसिमेन में से पास कराई है, फिर उसके बाद वो कहाँ जा रही है, ऑब्जेक्टिव के पास, और फिर आगे आईपीस पे आ रही है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन व्हेन इट एमिट्स लाइट। दिस इज द बेसिस ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जब व्हेन सम मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी दे बिकम एक्साइटेड एंड रिलीज मच ऑफ देयर ट्रैप्ड एनर्जी एज लाइट। ठीक है, पहले वो लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो बेसिक होता है ना कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, जैसे मे बी उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो जो लाइट अब एमिट करेंगे बाय एक्साइटेड मॉलिक्यूल हैज ए लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर एनर्जी। फ्लोरेसेंस फिनोमेना इसका है, एब्जॉर्ब करते हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ को। ठीक है, बट उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना कि E इज इक्वल टू Hc/λ। E इज इक्वल टू Hc/λ। तो वेवलेंथ क्या थी आपकी, जैसे वेवलेंथ आपकी अगर कम होती है तो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो जिस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसकी एनर्जी तो हाई होती है, हाई एनर्जी बट शॉर्ट वेवलेंथ। बट जिस एनर्जी को वो एमिट कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, लो, बट वेवलेंथ कैसी होती है आपकी, लॉन्ग होती है। तो फ्लोरेसेंस इसी फिनोमेना का नाम है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ को बट एमिट बैक करते हैं लॉन्ग वेवलेंथ को। ठीक है, फ्लोरेसेंस लाइट इज एमिटेड वेरी क्विकली बाय द एक्साइटेड मॉलिक्यूल, सो इट गिव्स अप इट्स ट्रैप्ड एनर्जी एंड रिटर्न्स टू ए मोर स्टेबल स्टेट। ठीक है, देखो किसी भी चीज को आप एनर्जी देते हो तो फिर वो जैसे ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ठीक है, और जिसके बाद जितनी ज्यादा एनर्जी है वो उतना अनस्टेबल है। तो जैसे हम ये पढ़ते थे ना छोटी क्लासेस के अंदर, ये स्टेट्स होती थी कि आपको मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो पहले यहाँ पर था, ये थी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड होके वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे उसको लगा कि वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो वो वापिस आता है ग्राउंड स्टेट में, अब उसके बाद जो एक्सेस ऑफ एनर्जी थी उसको वो रिलीज कर देता है। ठीक है, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरेसेंस, इमीडिएट एमिशन। जैसे होता है ना, एक तो आप लाइट को क्यों पास करा रहे हो स्पेसिमेन में से, क्योंकि उससे लाइट आ ही नहीं रही है। अगर सीधा उसी से लाइट आ रही हो फिर तो आपको सीधा ही दिख जाएगा। ठीक है ना, कोई भी चीज जैसे आपको देखनी है, अगर उसमें से लाइट आ रही है तो वो तो आपको दिख ही जाएगी ना। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब उसमें से खुद ही लाइट आ रही है। अब खुद ही लाइट आ रही है तो फिर तो आपको वैसे ही दिख रहे हैं वो। ठीक है ना, अब माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखना है तो बस आपने उसको फोकस करना है, लाइट तो उसमें से आ ही रही है। अभी आप क्या कर रहे हो, लाइट को डालते हो, वो स्पेसिमेन कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ को रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, और वही लाइट को हम देख लेते हैं, जो लाइट को उसने
रिफ्लेक्ट करा या उसको रिफ्रैक्ट करा। ठीक है, तो अगर जो खुद से फ्लोरेसेंस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, अभी हम देखेंगे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है स्पेसिमेन का, ताकि वो फ्लोरेसेंस शो करे। ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पर, जैसे अब देखो क्या लिखा है कि जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप होता है उसमें हम स्पेसिमेन को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट देते हैं एंड फॉर्म्स एन इमेज विद फ्लोरेसेंट लाइट एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। आपने तो पहले एक लाइट दी, और जो लाइट उसने क्या करी, एमिट करी, उससे आप क्या करते हो, इमेज बनाते हो। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप इज एपीफ्लोरेसेंस। ठीक है, सबसे कॉमन माइक्रोस्कोप जो हम यूज करते हैं उसका क्या नाम है, एपीफ्लोरेसेंस, ऑल्सो कॉल्ड इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। क्योंकि इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, जो एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है, दैट एम्प्लॉयज एन ऑब्जेक्टिव लेंस दैट एक्ट एज ए कंडेंसर सो दैट द स्पेसिमेन इज इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव रादर देन बिलो। जैसे नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उसमें आप लाइट नीचे से देते हो। इसमें क्या है, इसमें जो आपने लाइट है वो क्या करा कि आपने ऊपर से देनी है, ना कि नीचे से देनी है। ठीक है, और इसमें आपने जो लाइट है वो कहां से देनी है, इट इज इल्यूमिनेटेड फ्रॉम अबव रादर देन बिलो। ठीक है, जैसा भी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी इमेज, जैसे आप ये देखो, ये आपका एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है। अब वो देखो क्या दिखा रहा है आपका, कि ये मेरा एक स्पेसिमेन है जो कि फ्लोरोक्रोम स्टेन्ड है। ठीक है, जैसे अगर स्पेसिमेन में कोई स्टेनिंग नहीं है तो आप उसको कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस से स्टेन करो ताकि वो फ्लोरेसेंस दिखाए। अब वो क्या करे कि मान लो यहाँ से एक मरकरी आर्क लैंप है, उससे जैसे ये मान लो शॉर्ट वेव लेंथ आ रही है। ठीक है, अब वो कहते हैं एक फिल्टर हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि जो लॉन्ग वेव लेंथ है उसको रिमूव कर दे। ठीक है, अब ये शॉर्ट वेव लेंथ गई, यहाँ पर एक डायक्रोमेटिक मिरर है जो कि शॉर्ट वेव लेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, और लॉन्गर वेव लेंथ को वो ट्रांसमिट कर सकता है। तो क्या हुआ, पहले तो आपने स्पेसिमेन पे लाइट देनी थी। ठीक है, उसने लाइट ली, वो उसने लाइटली एब्जॉर्ब करी, उसके बाद वो फ्लोरेसेंस में क्या करता है, एमिट करता है। ये लॉन्ग वेवलेंथ आई। ठीक है, और इस ये, क्योंकि डाइक्रोमेटिक मिरर की खास बात क्या है, वो शॉर्ट वेवलेंथ को तो रिफ्लेक्ट कर देगा, जैसे यहाँ पे पड़ी इधर चली गई। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ को वो ट्रांसमिट कर देगा। अब ये ट्रांसमिट होकर यहाँ पे एक बैरियर फिल्टर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ब्लॉक करता है बट अलाउज विजिबल लाइट थ्रू। ठीक है, अल्ट्रावायलेट क्योंकि हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे आपने दी तो कौन सी है, शॉर्ट वेवलेंथ वाली। ठीक है, अब शॉर्ट वाली जो भी आपने देखना है कितनी वेवलेंथ की लाइट देनी है। अब लॉन्ग वाली में मान लो अल्ट्रावायलेट और विजिबल है, तो अल्ट्रावायलेट को एक फिल्टर होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और लॉन्ग वेवलेंथ वाली चली जाती है, और फिर आपको क्या दिखता है, इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लाइट जो है वो ऊपर से दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं उसमें लाइट हम नीचे से देते हैं ताकि वो लाइट उसमें नीचे से जाती है। आपने देखा ना माइक्रोस्कोप, जैसे मैंने आपको ब्राइट फील्ड दिखाया था, तो जो जो उसमें जो आपका बल्ब था, ठीक है, जो लाइट का सोर्स है वो नीचे था, स्पेसिमेन ऊपर होता है, तो ऐसे लाइट आती है। तो जो वही होता है ना, फोकस करना पड़ता है कि मैक्सिमम लाइट स्पेसिमेन में से जाए, और वो वहां से या तो कुछ ना कुछ रिफ्रैक्ट हो गए, या कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी हो रहा है, और उसने इमेज बना देनी है, मतलब अल्टीमेटली स्पेसिमेन में से जो आ रही है। ठीक है, तो आपने लाइट नीचे से दी। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होगी वो तो जैसे मान लो उल्टी चली गई, जो उसमें से रिफ्रैक्ट हो गई या जो उसमें से पास होगी, वो लाइट जाके आपको इमेज बना के दिखा देती है। ठीक है ना, कोई भी चीज हम देख रहे हैं, अब हमारी आई भी किसी चीज को देख रही है, तो वो क्यों देख रही है, क्योंकि लेंस है। ठीक है ना, हमारे में भी लेंस है। ठीक है, अब वही होता है जब जब कई बार हमें आई में प्रॉब्लम आती है, हमें चीजें क्लियर नहीं दिख रही हो, तो हमने भी अब स्पेक्स लगा रखा है, लेंस लगा रखा है, उससे क्या हो रहा है, चीजों को हम क्लियर करके देख पा रहे हैं। ठीक है, बट वही होता है ना, जो माइक्रोस्कोप्स हैं उनका क्या है, जो हम माइक्रो माइक्रोब्स हैं या जो माइन्यूट हैं जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी आई की भी एक तरह से एक हद तक ही वो है ना, मैग्निफिकेशन पावर है कि वो इतना ही कोई देख सकती है। ठीक है ना, बैक्टीरिया में ऐसे दिखता नहीं है, या जैसे क्रोमोसोम्स नहीं दिखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, आपका माइक्रोस्कोप। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का क्या फंडा है, आपने इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। आप जो लाइट एमिट कर रहा है, जो फ्लोरेसेंस वाला फिनोमिना हो रहा है, उसकी वजह से आप इमेज बना रहे हो। ठीक है ना, यहां पर ये लिखा ना आपने कि नॉर्मली आप लाइट को स्पेसिमेन में से पास कराते हो। ठीक है, तो जो स्पेसिमेन में से जो लाइट
पास होके जो उसमें से आ रही है उसी की इमेज बनती है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पर वो लाइट को एमिट कर रहा है। पहले आपने शॉर्ट वेवलेंथ थी, शॉर्ट वेवलेंथ की एनर्जी क्या थी आपकी, एनर्जी थी ज्यादा, ठीक है। और ये होता है ना, सब कुछ आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने एक फिल्टर लगा रखा है ताकि लॉन्ग वेवलेंथ आगे ना जाए, सिर्फ शॉर्ट वाली जाए, ठीक है। और ये एक मिरर ही ऐसा है कि जो शॉर्ट वेवलेंथ को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, लॉन्ग वेवलेंथ को सिर्फ ये ट्रांसमिट कराता है, ठीक है। तो ये किसका, आपका एपिफ्लोरेसेंस, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर आपको स्टेन करना होता है तो कुछ फ्लोरोक्रोम्स हैं, जैसे एक्रिडिन ऑरेंज, ठीक है, इससे आप डीएनए को स्टेन कर सकते हो। डीएपीआई, इससे भी आप डीएनए को स्टेन कर सकते हो। फ्लोरेसिन आइसोथायोसाइनेट, ये ऑफन अटैच टू डीएनए प्रोब और टू एंटीबॉडी, ये भी हमने डिस्कस किया था। आपको बताया था ना, एंटीबॉडी के साथ हम FITC लगाते हैं। और एक और बता रखा है, टेट्रामिथाइल रोडामीन आइसोथायोसाइनेट, ठीक है, इनको भी हम एंटीबॉडीज के साथ लगाते हैं। ये मतलब क्या है ना, फ्लोरेसेंस वाले हैं कि आपको बाद में फ्लोरेसेंस आए, जैसे आप उसके ऊपर एक लाइट डालो और उसके बाद वो आपको फ्लोरेसेंस दिखाए, ठीक है। एक्रिडिन ऑरेंज हो गया, DAPI हो गया, ठीक है। ये तो जनरली दोनों डीएनए को स्टेन करते हैं, जैसे ETBR भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ETBR जो है उसको हम किसकी तरह यूज करते हैं, एज ए इंटरकलेटिंग एजेंट। ठीक है, तो ये कुछ डाइस के नाम है आपके सामने। तो आए समझ में ये, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या है, इसमें आप जो लाइट एमिट हो रही है उसके ऊपर, मतलब उसको आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे मान लो तो डीएनए है, मान लो वो खुद से फ्लोरेसेंस तो नहीं दे रहा, बट आपने क्या करा, ठीक है, तो इसमें आपने क्या करा, आपने उसको, जैसे ना जहां पर भी आपने लिखा था, आपने लिखा था फ्लोरोक्रोम स्टेन स्पेसिमेन। आप पहले उसको, क्योंकि अगर वो खुद से फ्लोरेसेंस नहीं दिखा रहा है तो आप उसको किसी ना किसी ऐसे कंपाउंड से स्टेन कर सकते हो जिसकी वजह से वो फ्लोरेसेंस दिखाए, ठीक है। जैसे एक्रिन ऑरेंज से वैसे हम RNA को भी करते हैं, DIPI भी हम RNA के लिए कर सकते हैं, ठीक है। FITC हो गया, ये कुछ, एक तो होता है ना आपने सीधा डीएनए को करना है, एक जनरली क्या होता है जो एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज के साथ हमें कुछ फ्लोरेसेंट लगाना है। जैसे मान लो ये एंटीबॉडी है, जो हम जैसे था ना, हमने देखा था वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम करते हैं, हम आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अलावा जैसे हम आपका, ये हमने उसके साथ क्या लगा देना, एक फ्लोरेसेंट डाई लगा देना, फ्लोरोक्रोम, जैसे हम एलाइजा करते हैं। और भी डिटेक्शन के लिए हमें कोई ना कोई साथ में एक ऐसा कंपाउंड लगाना होता है ताकि एंटीबॉडी जहां पे जाके लगे वहां से क्या है, आपकी फ्लोरेसेंस है। अब जैसे एक एग्जांपल ये क्या दे रहा है, इट इज इवन पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश लाइव बैक्टीरिया फ्रॉम डेड बैक्टीरिया बाय द कलर दे फ्लोरेस। जैसे क्या होता है ना, आपके पास अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं, तो कई बार क्या होता है कि उनकी जो फ्लोरेसेंस है वो अलग अलग आ रही है। जब हम स्पेसिफिक मिक्सचर ऑफ स्टेन को यूज करते हैं, मान लो कोई स्टेन ऐसी है जो सिर्फ डेड बैक्टीरिया को स्टेन करती है, कोई लाइव बैक्टीरिया को करता है, तो उसमें आपको ना मिक्सचर ऑफ स्टेन दिया, तो कुछ स्टेन को डेड ने ले लिया, कुछ को लाइव ने ले लिया। अब क्या होगा ना कि दोनों अलग अलग कलर की फ्लोरेसेंस दिखाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों में से मान लो अलग अलग टाइप की लाइट आ रही है, तो उससे आप डेड और लाइव बैक्टीरिया को भी क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो और उसको डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हो, ठीक है। इट इज इवन पॉसिबल टू distinguish live bacteria from dead bacteria by the color they fluoresce after treatment with a specific mixture of stains। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम, दे कैन बी व्यूड एंड डायरेक्टली
counted. ठीक है, ये भी जैसे हमने आरडीटी में डिस्कस किया था, लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विद इन सेल। जैसे हमने कहा था ना कि जब भी आप एक्सप्रेशन वेक्टर हमने पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्या कहा था कि हम एक टैग लगा देते हैं, और वहां पर मैंने आपको एक बताया था कि GFP, green fluorescence protein. One approach is to use genetic engineering techniques that fuse the gene for the protein of interest to a gene isolated from jellyfish belonging to the genus Echoria. इसमें हमने क्या कहा था ना कि क्योंकि जेलीफिश के अंदर एक जीन है, एक ऐसा वो प्रोटीन बनाती है जो नेचुरली ग्रीन होता है व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ द पर्टिकुलर वेवलेंथ इज कॉल्ड GFP। जनरली इसमें हम ना ब्लू लाइट देते हैं, जब वो ब्लू लाइट देते हैं तो वो ग्रीन वाली दिखाता है। ठीक है ना, जब आप उसको, ये भी एग्जाम में एक जगह क्वेश्चन आया था कि हम, क्योंकि एक लाइट तो आपको देनी पड़ेगी ना, आपने देनी शॉर्टर वेवलेंथ वाली है, जैसे वो लाइट दोगे तो वो एमिट कौन सी कर रहा है, आपकी ग्रीन कर रहा है, लिखा ना, दे नेचुरली फ्लोरेस ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड इज कॉल्ड GFP। दस व्हेन द प्रोटीन इज मेड बाय द सेल इट इज फ्लोरेसेंट। ठीक है, और GFP को हम बैक्टीरियल सेल डिवीजन स्टडीज में भी यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये तो एक तरह से प्रोटीन है ना, जो आपका जो भी प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ आप एक टैग लगा देते हो। ठीक है, ताकि आपको जैसे सेल के अंदर प्रोटीन को ट्रैक करना है, क्योंकि साथ में GFP लगा होगा, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। और इसको हम बैक्टीरियल सेल डिवीजन को स्टडीज में भी एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। ठीक है, लिखना लोकलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन विद इन सेल। आप ये देखना चाहते हो कि, क्योंकि नॉर्मली सेल एक प्रोटीन बना रहा है बट वो फ्लोरेसेंस तो दिखा नहीं रहा। ठीक है, जैसे सेल ने एक प्रोटीन बनाया बट वो फ्लोरेसेंस तो आपकी शो नहीं कर रहा है। तो जब वो फ्लोरेसेंस शो ही नहीं कर रहा, जैसे ये एक प्रोटीन है, इसमें से कोई लाइट ही नहीं आ रही। ठीक है, इसके साथ आपने एक टैग लगा दिया। ठीक है, जैसे हमने कौन सा टैग लगा दिया, GFP वाला, वो प्रोटीन जो ग्रीन, मतलब जब आप उसको एक एक स्पेसिफिक लाइट दोगे तो वो ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस दिखाएगा, तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि दोनों प्रोटीन एक साथ हैं। ठीक है, तो ये जहां जहां पे भी, जहां जहां से भी फ्लोरेसेंस आ रही होगी, इसका मतलब ये प्रोटीन वहां वहां पे जा रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों का आपने टैग बनाया। नॉर्मली तो आप ऐसे स्टडी नहीं कर पाओगे ना कि वो प्रोटीन सेल के अंदर कहाँ जा रहा है, या आप देखना उसको ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि उसमें से फ्लोरेसेंस आ ही नहीं रही है। बट अगर उसके साथ में कोई फ्लोरेसेंट टैग लगा दूंगा तो इट विल बी इजी फॉर मी टू ट्रैक कि वो प्रोटीन सेल में कहाँ कहाँ पे आपका जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट कौन सी है इसके अंदर, आपकी कॉनफोकल माइक्रोस्कोपी। ठीक है, कॉनफोकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, वो कह रहा है कि जो आपके 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, जब हम उनको ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है, व्हेन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स आर व्यूड विद ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोप, light from all areas of the object, not just from the plane of focus, enters the microscope and is used to create an image। ठीक है, जब भी आप 3D ऑब्जेक्ट्स को ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हो, तो लाइट फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉट जस्ट द प्लेन ऑफ फोकस, एंटर द माइक्रोस्कोप एंड इज यूज टू क्रिएट एन इमेज। क्योंकि लाइट जो है वो बाकी एरिया से भी आ रही है, वही हो गया ना, अगर लाइट बाकी जगह से आ रही है तो फिर इमेज आपकी कैसी बनेगी, मर्की एंड फजी, मतलब भैया कि इट विल नॉट बी क्लियर इमेज, धुंधली सी इमेज बनेगी आपकी। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हमने कैसे रिजोल्व करा, बाय यूजिंग कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप। ठीक है, लिखा ना CSLM, कॉन्फोकल स्कैनिंग लेजर माइक्रोस्कोप और सिंपली कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें जो हम लाइट यूज करेंगे वो यूज करेंगे लेजर बीम। जैसे आपने देखा ना, लेजर बिल्कुल क्या होती है, पॉइंटेड होती है। ठीक है, इस वाले माइक्रोस्कोप में सबसे, अब ये क्वेश्चन यही आता है कि कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो लाइट यूज कर रहे हो वो क्या यूज करोगे, आप एक लेजर बीम। क्या यूज करोगे, लेजर बीम। क्या यूज करेंगे हम, एक लेजर बीम। इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, आपकी लेजर बीम।
जैसे आप ये देखो, ये डायग्राम दिखा रखा है आपको। जैसे इसमें देखो क्या क्या दिखा रखा है, एक तो लेजर बीम जा रही है, ठीक है। एक इसमें दिखा रखा है कि एक आपका एक बीम स्प्लिटर होता है, ठीक है। एक स्कैनर शो कर रखा है। एक इसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। एक ये जी कंट्रोल होता है। एक यहाँ पर पिन होल होता है, ठीक है। और एक होती है आपकी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, ठीक है, जो कि एक तरह से क्या बनाएगी, आपकी इमेज बनाएगी, ठीक है। एक तो इन्होंने ये दिखा रखा है, और दूसरा ये रे डायग्राम है, ठीक है। जैसे रे डायग्राम के एक तो आपने अभी, चलो इनके कंपोनेंट्स लिख लेना एक बारी, जो जो ये लिखे हुए ना, क्योंकि कई बार सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि इनमें से जैसे कौन सा कंपोनेंट जो है वो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप का नहीं है, ठीक है। इमेज भी चाहे बना लेना, बट अभी जैसे आप लेजर, इसमें एक बीम स्प्लिटर, स्कैनर, ऑब्जेक्टिव लेंस, जी कंट्रोल, पिन होल एंड फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे अभी दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन भी आया था शायद, उसमें यही पूछा था कि इनमें से क्या एक कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप में नहीं चाहिए होता है, ठीक है। वो क्वेश्चन भी अभी देखते हैं। तो एटलीस्ट सिर्फ आपको पता हो कि इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो मेन एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप होता है उसमें आप लेजर बीम यूज करते हो, ठीक है। उसमें आप क्या यूज करते हो, लेजर बीम। ये जैसे क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ये बाद में होगा। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, which of the following component is typically not utilized while capturing images using a confocal laser scanning microscope। जैसे पिन होल है उसके अंदर, ठीक है, लेजर भी है और डिटेक्टर भी होता है। इसमें एक सीसीडी कैमरा नहीं होता, ठीक है। चलो बाकी देखेंगे अभी, कुछ थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत आपको याद भी रखना पड़ेगा वो। देखो एट द एंड तो मेन तो प्रिंसिपल है, और आपको ये बताओ कि उसमें आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। फिजिक्स में हम जा नहीं सकते, फिजिक्स में जाएंगे तो फिर वही, क्योंकि है तो सारा ये फिजिक्स के ही फंडे है ना। लाइट ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं, अब हमें पता नहीं है। नॉर्मल हम बात करें तो हमारे लिए तो हमें नहीं पता ना कि क्या, हमें तो याद नहीं है क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है डिफ्रैक्शन, क्या होता है, ठीक है। हमें उसकी प्रॉपर्टीज में नहीं जाना है। अब हमें इसमें भी नहीं जाना कि जैसे इसके कंपोनेंट्स हैं, अब इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। फिर तो ये होगा, फिर उसको उतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत है कि बेसिक पता, जैसे अभी तक आपने जो माइक्रोस्कोप देखे हैं, लेजर की तो आपने किसी में बात नहीं करी, इसमें बस लेजर की बात करी है। जैसे आपको पिन होल दिख रहा है, जैसे फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब एक तरह से जैसे आपका जो क्योंकि इमेज बनाने के लिए होती है ये। जैसे हम पढ़ते हैं ना, जो हमारा जैसे डेस्कटॉप होता था, वो जिसके अंदर जो इमेज बनती है, या जैसे ये लैपटॉप है, हमारे जो टीवी स्क्रीन है, इनके अंदर ये फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब होती है जो कि एक इमेज बनाती है, ठीक है। अब देखो, अभी हम देखते हैं पिन होल का भी, जैसे आपको इस इमेज से यहाँ से पता लगेगा। पिन होल तो शायद नहीं शो कर रखा है यहाँ पे। अब देखो क्या दिखाया उसने, ये हमारा सेल है, ठीक है। अब उसने क्या लिखा है, जो येलो लाइन है वो लेजर लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसको हम इल्यूमिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये येलो आई, यहाँ पर जैसे ये अलग अलग टाइप के मिरर्स वगैरह बने हुए हैं, और ये येलो यहाँ पर, इसको हमने फोकस कराया, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, और ये हमारा सेल है, क्योंकि यही हमारा प्लेन ऑफ फोकस है। मेनली मेरा सेल यहाँ पर है। उसके बाद क्या है कि जो रेड लाइंस हैं, ठीक है, रेड या ये जो पिंक दिख रही हैं, दे सिंबलाइज द लाइट अराइजिंग फ्रॉम द प्लेन ऑफ फोकस। जैसे पहले लाइट तो यहाँ पे डाली,
और फिर यहाँ से वो बेसिकली क्या हो रही है, अराइज हो रही हैं, ठीक है। एंड द ब्लू लाइंस स्टैंड फॉर द लाइट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन अबव एंड बिलो द फोकल प्लेन, ठीक है। जैसे ब्लू लाइट जो है, ये दिख रही है आपको ब्लू वाली भी, ये तो मतलब जो जो भी आपका स्पेसिमेन का प्लेन है उससे, मतलब कह रहा है उसके नीचे या ऊपर से आ रही हैं, ठीक है। अब देखो ना, हमें ये तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि ब्लू वाली तो जो लाइट्स हैं वो तो स्पेसिमेन के मतलब ऊपर या नीचे से आ रही है। वो हमारा जैसे यहाँ पर तो ऐसे दिखा रहा है कि अगर ये आपका स्पेसिमेन है तो ऊपर से ही दिखा रखी है, ठीक है। येलो तो आपने डाली है, वही ना है। तो वैसे लेजर लाइट बहुत ही स्पेसिफिक होती है, क्योंकि वो एक तरह से स्टे से लाइट नहीं है, बहुत ही आप पिन बिल्कुल ही स्पेसिफिक लाइट को दे रहे हो। बट फिर भी क्या होता है ना, कुछ लाइट तो स्पेसिमेन के अंदर गई और कुछ लाइट इधर उधर भी गई, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जोन सी लाइट स्पेसिमेन में से आ रही है वो कौन सी है, रेड कलर की, ठीक है। और फिर यहां से आने के बाद देखो यहाँ पे भी लेंस है और अपर्चर है, ठीक है, और डिटेक्टर। तो सिर्फ हम उसी लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं जो स्पेसिमेन से आ रही है, ठीक है। क्योंकि सेटअप ऐसा बनाया होता है कि जो इधर उधर से लाइट आ रही है उसको हमने डिटेक्टर के पास नहीं जाने देना। वो देखो ना यहाँ पे, यहाँ तक तो आई, बट यहाँ पे ये जो अपर्चर था ये शायद वही पिन होल ही होगा, जो कि यहाँ पे शो नहीं रखा। ये पिन होल जो दिखा रखा था ना यहाँ पर, जैसे ये पिन होल है, ठीक है। तो ये सिर्फ उसी लाइट को जाने देगा जो बेसिकली स्पेसिमेन से आ रही है। देखो ना, ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी दिख रहा है कि बिल्कुल ये ही जा रही है। इधर जो साइड वाली लाइट है वो नहीं जा रही है, क्योंकि वो प्लेन के अबव या बिलो से आ रही है, ठीक है, जो हमारा प्लेन ऑफ फोकस नहीं है। देखो एक बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, हमारा मोटिव यह है कि जो लाइट, चाहे हमने पहले मतलब एमिट हो रही है स्पेसिमेन से, या जो भी आपने पहले लाइट को स्पेसिमेन को दिया है, उसके बाद जो भी वहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है, जो भी हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा सिर्फ फोकस ये है कि जो जो स्पेसिफिक स्पेसिमेन है वहीं की लाइट इमेज बनाए। क्योंकि इधर उधर के पोर्शन की लाइट अगर आएगी फिर इमेज हमारी क्लियर नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो यही बताया ना, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी में सबसे पहला पॉइंट उसने ये बताया कि जब हम ट्रेडिशनल लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं तो लाइट ना बाकी एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट से भी आ रही है, ठीक है ना, नॉट जस्ट द प्लेन ऑफ फोकस, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जैसे अब ऑब्जेक्ट में भी आप कोई स्पेसिफिक चीज देखना चाहते हो, ठीक है, तो लाइट फ्रॉम ऑल एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट जस्ट द प्लेन ऑफ फोकस। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सेल के अंदर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनली देखनी है या कुछ स्ट्रक्चर देखना है, तो सिर्फ वहीं से लाइट आनी चाहिए, लेकिन लाइट तो इधर उधर से भी आ रही है, ऑब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट के बाहर की चीजें भी, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल अगर आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो इमेज आपकी क्लियर नहीं आती है। बट इसके अंदर आप देख रहे हो कि आप सिर्फ जो प्लेन ऑफ फोकस से जो लाइट आ रही है, ठीक है, यहां पर जैसे आपने एक अपर्चर बनाया वही डिटेक्टर के पास जाएगी, ठीक है। वहां पर डिटेक्टर भी लिखा हुआ था ना, डिटेक्टर इज अ फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब, ठीक है ना। वही दो अलग अलग प्रेजेंटेशन है ना, यहाँ पर थोड़ा डायग्राम डिफरेंट दिखा रखा है। जैसे पिन होल है, पिन होल को वहां पर उसने अपर्चर लिख दिया, डिटेक्टर है इसको यहाँ पर उसने फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब लिख दिया, ठीक है। तो दो अलग अलग इमेजेस हैं यहाँ पर आपके सामने। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप यूजेस ए लेजर बीम टू इल्यूमिनेट ए स्पेसिमेन, यूजली वन दैट हैज बीन फ्लोरेसेंटली स्टेन्ड। अब यहाँ पे भी खास बात है, जैसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर मेरा स्पेसिमेन क्या था, मैंने उसको फ्लोरेसेंट होना चाहिए। सिंपली यहां पर देखो, पहले वाली जितनी माइक्रोस्कोपी आपने पढ़ी है ना वो सब अनस्टेन्ड था। चाहे आपने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करी, चाहे आपने डार्क फील्ड की बात करी, चाहे आपने फेज कंट्रास्ट की बात करी, चाहे आपने डिफरेंशियल इंटरफेरेंस की बात करी, वहां पर हमने स्टेनिंग नहीं करी थी, ठीक है। उसके बाद आए थे हम फ्लोरेसेंस वाली पे। तो फ्लोरेसेंस पे तो अगर आपने जिस भी चीज को विजुअलाइज करना है पहले आपको उसको फ्लोरोक्रोम या फ्लोरेसेंटली स्टेन करना पड़ेगा। यू वांट टू विजुअलाइज डीएनए, यू वांट टू विजुअलाइज एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि उसमें तो फिनोमेना ही कौन सा लग रहा है आपका, फ्लोरेसेंस वाला। और फ्लोरेसेंस वाला फिनोमेना क्या होता है कि पहले आप उसको लाइट देते हो, वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो उसको क्या कर देता है, लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट को एमिट बैक करता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है। अब इसमें ना यही चार पांच टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो कंपोनेंट्स कौन से हैं कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप के, दूसरा ये बनता है कि हम किस चीज को एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यूज कर रहे हैं, लेजर बीम को, ठीक है ना। नॉर्मल में तो आप नॉर्मल लाइट यूज कर रहे हो ना, नॉर्मली चाहे आपने जैसे पहले बल्ब लगाया या नेचुरल सनलाइट है, बट इसमें आप लेजर बीम को दोगे, और आपका सैंपल जो है वो फ्लोरेसेंटली स्टेन्ड होना चाहिए। अनस्टेन्ड सैंपल को आप कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। The major component of confocal microscope is the aperture placed above the objective lens, ठीक है।
अब ये अपर्चर किसको बोल रहा है यहाँ पर, कि ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, यहाँ पे इसने कहीं शो कर रखा है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर वो क्या कर रहा है, एक अपर्चर है। द अपर्चर एलिमिनेट स्ट्रे लाइट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन दैट लाई अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ फोकस। अपर्चर क्या करता है कि जो स्ट्रे लाइट आ रही है, इधर उधर से लाइट आ रही है, उसको वो क्या करता है आपका, बेसिकली क्या करता है वो, उसको वो क्या करता है, एलिमिनेट करता है। ठीक है, जैसे अपर्चर वही हो गया एक तरह से, जो जो ये अपर्चर हमने यहां पर भी दिखाया था, इस डायग्राम में ये आपका अपर्चर था ना, तो ये स्टे लाइट है ना, इस लाइट को आप स्टे लाइट ही बोलोगे। ठीक है, कि जो कि अबव एंड बिलो पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन से आ रही है। Thus, the only light used to create the image is from the plane of focus. So a much sharper image is formed. ठीक है, इसके अंदर इमेज शार्पर इसलिए बनती है क्योंकि जो लाइट आप इमेज को बनाने के लिए यूज कर रहे हो वो सिर्फ कहां से आ रही है, प्लेन ऑफ फोकस से आ रही है। ठीक है, वो कहां से आ रही है आपकी, इट इज फ्रॉम द प्लेन ऑफ फोकस। ठीक है ना, देखो उसने तीनों लाइट आपको दिखाई है। येलो लाइट यहाँ पे लेजर है, जो प्लेन ऑफ फोकस से आ रही है वो रेड या जो भी पिंक कलर में आपको दिख रही है। ब्लू लाइट जो है वो दैट इज कमिंग फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन अबव एंड बिलो द फोकल प्लेन। ठीक है, जो भी आपका प्लेन है उसके ऊपर या नीचे से आ रही है। ठीक है, तो वो लाइट तो हमें नहीं चाहिए। अपर्चर यही काम करता है। अपर्चर क्या करता है, वो एक तरह से जो स्टे लाइट है, जो कि स्पेसिमेन फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पेसिमेन दैट लाई अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ फोकस, उसको वो क्या कर देता है आपका, एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, सो कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप की बता रहा है कि न्यूमरस एप्लीकेशन है। जैसे एक तो हम इसको स्टडी करते हैं बायोफिल्म्स। बायोफिल्म्स एक तरह से क्या होती हैं कि जो माइनी टाइप ऑफ सरफेस पे बन सकती हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इन ड्वेलिंग मेडिकल डिवाइसेस सच एज हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक्चुअली बायोफिल्म्स क्या होते हैं ना, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया होते हैं, वो कुछ ना सब्सटेंस रिलीज करते हैं ताकि जो होस्ट सेल है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है, उसका इम्यून सिस्टम उसे ना मार पाए। ठीक है, तो वो एक टाइप ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं, वो उसे बोलते हैं बायोफिल्म। ठीक है, जैसे हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया गया, अब बैक्टीरिया अपने आप को हमारे इम्यून सिस्टम से बचाना चाहता है, तो वो ना एक फिल्म सी बना लेते हैं। ठीक है, उस फिल्म से क्या होगा, फिर हमारे इम्यून सिस्टम जो है वो बैक्टीरिया को डायरेक्टली एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे क्योंकि फिर वो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की बायोफिल्म्स होती हैं, इस पे भी काफी लोग रिसर्च करते हैं। उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक डायग्राम दिखा रखा है, आप देख रहे हो कि ये एक रिकंस्ट्रक्शन है सूडोमोनास एरुजिनोसा बायोफिल्म। बायोफिल्म को आपने एंटीबैक्टीरियल एजेंट दिया और आपने स्टेन करा डाई से, और लिविंग और डेड, जैसे अभी हमने फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में भी बात करी थी। लिविंग वाले कैसे हैं, ग्रीन है, और जो रेड वाले हैं वो डेड है। द सेल्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बायोफिल्म हैव बीन किल्ड। जो तो बायोफिल्म के सरफेस पे थे, मतलब ऊपर की तरफ थे, वो किल हो गए। लेकिन जो लोअर लेयर्स में थे, जैसे होता है ना, उसने बायोफिल्म की बहुत सारी लेयर्स बना दी। ठीक है, तो जो नीचे की तरफ है वो स्टिल अलाइव है। इसका मतलब क्या ना, जो होस्ट है, या आपने जो यहाँ पर एंटीबैक्टीरियल एजेंट दिया। ठीक है, नॉर्मली हमारे इन्फेक्शन होते हैं तो हम एंटीबायोटिक लेते हैं। मान लो बैक्टीरिया ने अगर बायोफिल्म बना ली और उसकी बहुत सारी लेयर्स बना ली, तो एंटीबायोटिक उन बैक्टीरिया तक पहुंच ही नहीं पा रही है। मारेगी तो तभी ना जब वो उसके जब उस वो एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया के अंदर जाएगी। ठीक है, क्योंकि अलग एंटीबायोटिक्स का अलग अलग एक्शन होता है, कोई सेल वॉल को डिग्रेड करती है, कोई ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है, तो उसके लिए तो बैक्टीरिया के अंदर जाना पड़ेगा ना। तो बायोफिल्म से क्या हो रहा है, एक तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट होते हैं ना, वो बायोफिल्म्स वैसे बनाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। फिर वो चेक करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि फिर उसको हम मेडिकल के अंदर अलग अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। बैक्टीरिया ने तो बायोफिल्म इसलिए बनाई है ताकि एंटीबैक्टीरियल एजेंट उसे मार ना सके। रेड वाले तो सारे किल्ड है, बट जो ग्रीन वाले हैं वो दे आर बेसिकली लिविंग। उनकी उनको एंटीबैक्टीरियल एजेंट जो है वो किल नहीं कर पाया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सी माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये सारे लाइट माइक्रोस्कोप हैं, जनरली जितने भी आपने देखे, चाहे, क्योंकि इन सब के अंदर आप लाइट ही यूज कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अलग अलग टाइप की लाइट है, अब है तो लाइट ही ना, चाहे लेजर यूज कर रहे हो,
अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हो, ब्राइट फील्ड, डार्क फील्ड, फेस कंट्रास्ट। इसके अलावा हमने डिफरेंशियल देखा, इंटरफेरेंस वाला, फ्लोरेसेंस एंड कॉन्फोकल। ठीक है, ये सब लाइट माइक्रोस्कोप में आते हैं। ठीक है, तो ब्राइट फील्ड में आपने देखा कि आपका बैकग्राउंड ब्राइट, डार्क इमेज। ठीक है, रेजोल्यूशन की हमने बात करी, एबे इक्वेशन की हमने यहाँ पर डिस्कशन की। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर कई बार वो कह रहे हैं कि जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में अगर आप माइक्रोब्स को देखते हो और वो अनपिगमेंटेड है, ठीक है, मतलब उनके उनके अंदर कोई पिगमेंट्स ही नहीं है, तो फिर वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते। ठीक है, क्योंकि पिगमेंट्स होते हैं ना, पिगमेंट की वजह से, क्योंकि किसी चीज में कोई कलर है, जैसे आप बोलते हो, मान लो आप कहते हो कि एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, ग्रीन होती है, ब्राउन होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स। तो पिगमेंट्स होते हैं तो चीजें आपको थोड़ी सी बेटर दिखेंगी। ठीक है, फिर आपने किसकी बात करी, डार्क फील्ड क्या होता है। ठीक है, इसमें आपने देखा कि हमने थोड़ा सा जो द वे, एक होलो कोन ऑफ लाइट देते हैं, और सो दैट द लाइट एंटरिंग द ऑब्जेक्टिव, वो सिर्फ कहां से है, स्पेसिमेन। देखो हर एक माइक्रोस्कोप के अंदर ये आपको ध्यान रखना है कि यू आपको जो स्पेसिमेन है, देखो क्या होता है ना, अब एक होता है आपका एक ऑब्जेक्ट है, एक तो आपने उसको पूरा देखना है, अब ऑब्जेक्ट के अंदर भी आपने एक स्पेसिफिक पार्ट को देखना है, उसमें भी फर्क है ना। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आप ये चाहते हो कि ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट के आसपास वाला एरिया, वहां से लाइट ना आए। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट में भी एक स्पेसिफिक चीज को देखना चाहते हो, तो कहते हैं कि जो उस स्पेसिफिक चीज के अलावा ऑब्जेक्ट के जो बाकी पार्ट्स हैं, वहां से भी लाइट ना आए, क्योंकि वहां से भी लाइट आएगी फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इमेज, जिस चीज को आप देखना चाहते हो, वहीं से लाइट आए। ठीक है, चाहे वो फ्लोरेसेंस के थ्रू आए, चाहे नॉर्मली आए। ठीक है, पहले तो आप उसके ऊपर लाइट डालते हो, ठीक है, और फिर वो उसको क्या कर रहा है, बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वही आपका क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है। ठीक है, ये जैसे हमने देख लिया, आपका फेस कंट्रास्ट में भी आपने देखा, तो इसमें भी आप जनरली ये फेस कंट्रास्ट और डिफरेंशियल का ऑलमोस्ट सेम ही प्रिंसिपल है, क्योंकि दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस के अंदर। ठीक है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंट वे है उसी चीज को करने का, उसमें डिफरेंट है, जैसे इसमें भी अनस्टेन्ड था, और इसमें भी, इसमें लिखा हुआ था अनस्टेन्ड। ठीक है, इसमें भी हमने वैसे कोई स्टेनिंग करी नहीं है। फ्लोरेसेंस के अंदर आपको एमिटेड लाइट आप यूज करते हो टू क्रिएट इमेज। ठीक है, और जैसे इसमें हमने एपी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का एग्जांपल लिया। ठीक है, फिर हमने इसके बारे में डिस्कस किया आपका कॉन्फोकल के बारे में। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस कराते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन आपके दिया हुआ है। ठीक है, देखो वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई, कह रहा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी of any microscope is its resolution and can be calculated from the formula that is 0.61 lambda by n sin alpha। तो यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, लैम्डा वेवलेंथ है, अल्फा एंगुलर अपर्चर है, और एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं। पहला यहाँ पर क्या है कि अगर जैसे मैंने बताया था ना, डी हमें कम से कम चाहिए, तो रिजोल्यूशन इंप्रूव करने के लिए एक तो हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर सकते हैं, और जो ऑयल जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, क्योंकि एन ज़्यादा होगा तो आपका जो एक तरह से ये जो न्यूमेरिकल अपर्चर है, जो एन साइन अल्फा भी ज़्यादा होगा, और डी क्या आएगा आपका, कम आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी। ठीक है, तो ठीक है, बाकी फिर मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आप ट्राई करके आना।